डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव जनन। मानव जनन यानी हमारे पास मानव है तो मानव में दो पार्ट होगा, एक होगा नर और एक होगी मादा। इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं क्या नर जनन तंत्र के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय कर लेते हैं मानव जनन से। देखिए, जनन एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी एक जनन एक तरीके का क्या है, प्रकर्म है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी अन्य उर्वर संतानों की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। जैसे कोई मानव है तो मानव किसको जन्म देगा, अपने ही जैसे मानव को ही जन्म देगा। साइज में भले छोटे होंगे, धीरे धीरे उनका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे थोड़े होता है कि कोई मानव है तो किसी बिल्ली को जन्म दे दिया, किसी कुत्ते को जन्म दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसा जीव है, पेरेंट है, उसी तरीके के उसके क्या होंगे, संतान होंगे। और संतान कैसा होना चाहिए, उर्वर होना चाहिए। उर्वर कहने का मतलब कि वो संतान भी आगे वाले जनरेशन में वो बच्चों को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, वैसी संतानें होनी चाहिए। और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बराबर बनाए रखकर उससे विलुप्त होने से क्या करता है, बचाए रखता है। यदि जनन न हो तो कोई एक जाति यहाँ बना, जाति कहने का मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग, और कोई जाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई प्लांट है, जैसे मैंगो का प्लांट है तो मैंगो का खुद अपना एक जाति है, मैंगो खुद ह्यूमन बीइंग खुद एक जाति है। तो इस जाति की हम बात कर रहे हैं। तो अपने ही जैसे यानी ह्यूमन क्या चाहेगा कि एक मानव क्या चाहेगा कि मानव ही जैसे पृथ्वी पे लोग बने रहें, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए दूसरे जीवों का भी होना क्या है, अति आवश्यक है। तो देखिए, जनन में क्या होता है कि अपने अस्तित्व को लोग बचाए रखता है। और क्या होता है जनन के लाभ, ये भी प्रश्न आ सकते हैं आपको कि जनन के क्या क्या लाभ होते हैं। तो जनन से हम आबादी में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जातियों का अनुरक्षण करते हैं, यानी अपने जैसे स्पीसीज का, यहाँ जाति का मतलब वो हो गया कि एक वैसा समूह जीवों का जो आपस में क्या करते हो, जनन करते हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, एक जाति कहेंगे। वो जाति नहीं जो हम लोग अपने समाज में देखते हैं, वैसी जाति नहीं। ह्यूमन बीइंग अपनी एक जाति है और जनन के द्वारा अपनी जाति को ये क्या रखना चाहेगा, मेंटेन कर करके रखना चाहेगा। और क्या होगा, जीवों के लाभकारी गुणों की वंशागति, जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो अगले जनरेशन में यानी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, वो जाता रहेगा। इस चीज को भी जनन के द्वारा हम लोग क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव जनन तंत्र, और मानव जनन तंत्र में हम दो पढ़ेंगे अलग अलग, एक पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और एक पढ़ेंगे हम कौन सा, मादा जनन तंत्र। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मानव जनन तंत्र। तो मनुष्य कैसा होता है, एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल। कहने का मतलब कि नर इसका अलग, मादा इसकी अलग। या एक लिंगी को दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं एक लिंगाश्रयी, या हम डायोसियस भी बोलते हैं। डायोसियस कहने का मतलब नर अलग मादा अलग। तीनों शब्द का मीनिंग एक ही है, एक लिंगी कहिए, एक लिंगाश्रयी कहिए, या डायोसियस कहिए। डायोसियस इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। अर्थात नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग व्यष्टियों इंडिविजुअल में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरीके का गुण हो, नर भी हो और मादा हो, ऐसा मनुष्यों में नहीं होता है। और यदि कोई फर्टाइल है यानी उर्वर है तो उस मनुष्य में कोई एक ही लिंग होगा, नर होगा तो नर और मादा होगी तो मादा। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, नर जनन अंग के बारे में, यानी नर जनन अंग तंत्र के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, नर जनन अंग, पहले तो इनका हम एक फोटोग्राफ देख लें नर जनन अंग का, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसके पहले फोटोग्राफ पे हम बात कर लें कि एक नर जनन अंग में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो चलिए थोड़ा इनको हम साइज बढ़ा लें और देखते हैं डिटेल में नर जनन अंग के बारे में। देखिए, इस पूरे को हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन बोलेंगे।
जनन अंग को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सेक्स ऑर्गन। तो ये दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी यानी एक प्राथमिक और दूसरा हो गया कौन सा, द्वितीयक। तो जो नर जनन तंत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ये टेस्टिस, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिसन। ये है कौन सा पार्ट है, ये है टेस्टिस। टेस्टिस यानी ब्रिसन। यही क्या करता है, इसी पार्ट में बनता है कौन, इस पार्ट में बनता है स्पर्म। स्पर्म का मतलब हो गया हिंदी में क्या हम कहेंगे, शुक्राणु बनता है। यही फैक्ट्री है किस चीज का, शुक्राणु का। और ये जो वृषण है वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में बंद रहता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन होता है कौन, लेस देन होता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ बनता है शुक्राणु, और शुक्राणु को जीवित रहने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। तो हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर होगा उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, तापमान क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ से टेस्टिस बनने के बाद इस एरिया में जाकर के जमा होता है, इसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस। इसको क्या बोलते हैं, इपीडिडाइमिस। और इपीडिडाइमिस से जो शुक्राणु है वो बन करके एक पाइप के जरिए ऐसे ऊपर जाता है। इस पाइपलाइन का नाम है वास डिफरेंस। इस पाइपलाइन का नाम है क्या, वास डिफरेंस। आप हिंदी में यहाँ नेम से परेशान होने वाली बात नहीं है, जो नाम होता है बस वही नाम लिखिए। जैसे टेस्टिस भी आप लिख दीजिएगा ऐसे, आप ये ब्रिसन न लिख करके टेस्टिस लिख दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि नाम नाम होता है। अब किसी का नाम हो सूर्य प्रकाश तो उसको आप ट्रांसलेट कर करके सनलाइट नहीं बोलिएगा, या चंद्र प्रकाश नाम है तो मूनलाइट आपको नहीं बोलना है। जो नाम है आप लिखिए, नेम में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब हम हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले समझ लीजिए, तो यहाँ से वास्ट डिफरेंस से होता हुआ ये शुक्राणु है ऊपर जाएगा, भासी डिफरेंस से इसको बोलते हैं। और यहाँ जाकर करके ये एक, इसमें आपको 3 ग्लैंड मिलेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड। एक ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, जो कि यहीं पे मिलता है आपका, कहाँ, ये मिला वास डिफरेंस के पास आकर के मिलता है। और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स जहाँ जिस जगह पे मिले तो इस जगह के पाइपलाइन को बोलते हैं हम इजेकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। इस नली का नाम हो गया इजेकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ तक आप समझें, ये कुछ सिक्रीशन को, ये कुछ स्राव करता है, अपने सिक्रीशंस को मिलाता है। सिक्रीशन कहने का मतलब कि कुछ केमिकल्स ये बनाएगा और स्पर्म के साथ ये क्या कर देगा, मिला देगा। आगे पढ़ेंगे कि सेमिनल वेसिकल्स कौन कौन से केमिकल्स को बनाता है, जैसे फ्रुक्टोज को बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये शुक्राणु आएगा और ये अपने कुछ न कुछ यहाँ स्रावित कर केमिकल्स को इसमें क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। अब देखिए यहाँ ये जो पार्ट है ये है यूरिनरी ब्लैडर। इसमें यूरिन जमा होते रहता है और जब जरूरत पड़ेगा, यूरिन जब काफ़ी इसमें फुल हो जाएगा तो यहाँ से एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर यानी एक गेट होता है, दरवाजा होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, वो खुलेगा। फिर यहाँ से हमारे फिलिंग के द्वारा ये खुल करके यहाँ से यूरिन क्या हो जाएगा, इससे बाहर चला जाता है, हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक बोन स्पेशल मिलता है, इसको बोलते हैं प्यूबिक बोन बोलते हैं। और देखिए आपने फर्स्ट ग्लैंड यहाँ देखा सेमिनल वेसिकल्स, ये दूसरा ग्लैंड है इस जगह पे जो कि यूरिनरी ब्लैडर के माउथ पे मिला। माउथ कहने का मतलब कि नेक फ्रंट पे मिला है इसको, और इसके अंदर से एक पाइपलाइन गया है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उनको प्रोस्टेट का ही प्रॉब्लम होता है। अब आप सोचिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए किसी को, तो कोई हमारे बॉडी के किसी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि वो स्वेल करता है, फूलता है। तो ये फूलेगा तो ये जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा बोलते हैं, जिससे केवल यूरिन पास हो। तो यहाँ से जो यूरिन यहाँ से जो पास होगा वो, अब ये पाइप तो प्रोस्टेट ग्लैंड को स्वेल करने की वजह से ये पाइप श्रिंक कर जाएगा।
चिपक जाएगा। तो यहाँ से यूरिन पास करना क्या होगा, काफ़ी पेनफुल होगा। तो ये ज़्यादातर पुरुषों में, ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में ये होता है। तो वैसे कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड को डॉक्टर क्या कर देता है, हटा देता है, क्योंकि फिर उसका कोई काम नहीं होता है, उनके बच्चे हो गए होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करता है, कुछ न कुछ सिक्रेशन को सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, और स्रावित कर करके शुक्राणुओं के साथ मिला देता है। अब ये कौन कौन से केमिकल्स होंगे आगे पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ एक ग्लैंड मिला सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा ग्लैंड आपको मिला जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नेक पे मिला। इसके बाद आगे चल कर के ये मिल जाता है ये नीचे ऐसे इस पार्ट में, और इसके पीछे भी एक ग्लैंड होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और दूसरा नाम है इसको कॉपर्स ग्लैंड। तो टोटल मानव नर जनन तंत्र में 3 ग्लैंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सेमिनल वेसिकल्स या वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा हो गया आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या हम बोलते हैं उसको कॉपर्स ग्लैंड। और यहाँ से जो पाइपलाइन यहाँ से जो चलेगा आगे चल करके, यहाँ से जब शुक्राणु के साथ, स्पर्म के साथ सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का केमिकल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो केमिकल्स मिल जाता है, तब वो शुक्राणु नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सीमेन। हिंदी में इसको बोलते हैं वीर्य। तो सीमेन अब कहलाएगा कब, जब सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड का केमिकल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड का जब केमिकल आपस में मिल जाएगा, किसके साथ, शुक्राणु के साथ, जो कि बना है कहाँ, टेस्टिज में, तब वो कहलाएगा वीर्य या कहलाएगा सीमेन। और ये कॉमन पाथवे हो जाएगा, इस रास्ते से यूरिन भी आता है बाहर, और इसी रास्ते से आपको कौन सा, सीमेन भी इजेकुलेट होगा यानी बाहर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये पेनिस के, ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस को हिंदी में बोलते हैं हम सिस्न बोलते हैं। तो ये पूरे का पूरे स्ट्रक्चर्स के बीच से गुजरता है, इस संरचना के बीच से गुजरता है। तो इससे दोनों पास कर सकता है, यूरिन भी पास कर सकता है और बीर्ज भी पास कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, और इस यूरेथ्रा का नाम हो जाएगा, इस पाइपलाइन का नाम हो जाएगा पेनाइल। पेनिस से गुजरा है तो इसलिए पेनाइल, और यूरेथ्रा इसको हम कहेंगे। ये कॉमन पाथवे हो जाता है सीमेन के लिए यानी बीर्ज के लिए भी, और साथ साथ में यूरिन के लिए भी। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको जिसको हम सिस्न कह रहे हैं, ये एक तरीके का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन कहने का मतलब कि इस ऑर्गन का मेन फंक्शन है कि जो यहाँ स्पर्म बन रहा है, इस स्पर्म को फीमेल के यानी मादा के जनन तंत्र यानी योनि तक के पहुंचाने का काम करेगा कौन सा, पेनिस करता है यानी सिस्न करता है। ये एक इरेक्टाइल टिश्यूज से बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यूज यानी जिसमें ब्लड के फ्लो होने पे ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाता है, और इसमें 2 तरीके के मसल्स पाए जाते हैं। एक हो गया कॉर्पस कैवर्नोसम जो आप ये देख रहे हैं, और दूसरा जो डार्क से जिसको हमने किया है वो कहलाएगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यहाँ भी है और यहाँ है, यानी पेनाइल यूरेथ्रा को जो चारों तरफ से कवर किए हुए हैं वो एक्चुअली है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ये क्वेश्चन है। और कॉर्पस कैवर्नोसम इसके ऊपर वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं, ये इरेक्टाइल टिश्यूज से बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यूज कहने का मतलब कि इसमें जब ब्लड फ्लो होगा तो ये इरेक्ट हो जाएगा, ये इसमें टाइटनेस आ जाएगा। इसके जो फ्रंट वाले पार्ट होते हैं, जो कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के आगे वाला ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और इसके ऊपर जो स्किन लगा हुआ होता है जिससे ये कवर होता है एक चमड़ी के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस बोलेंगे, या तो फोर स्किन भी इसको हम बोलते हैं। और ये जो ओपनिंग है जहाँ से यूरिन और बीर्ज दोनों पास होगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। ओरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब छिद्र बाहर की ओर, या यूरिनो यानी यूरिन, और जेनाइटल यानी जिससे कि सीमेन, दोनों जिस छिद्र से अपर्चर से निकले उसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। तो ये बेसिक पार्ट है हमारे मानव जनन तंत्र का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कौन सा, ये है टेस्टिज यानी वृषण।
ब्रिसन ना हो तो बाकी का कोई फंक्शन नहीं है। तो ब्रिसन को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, केवल वो हेल्प करता है सीमेन को ट्रांसफर करने में फ्रॉम मेल टू फीमेल। तो चलिए अब हम डिटेल से बारी बारी से पढ़ेंगे हम ये टेस्टिज के बारे में, ब्रिसन के बारे में, एपिडिडाइमिस उसी में ख़त्म कर लेंगे, फिर भास डिफरेंस, फिर अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबों के बारे में अब हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिज पे। तो चलिए यानी ब्रिसन पे। ब्रिसन के अंदर होता क्या है, इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे, वो भी बहुत डिटेल में। तो चलिए ये था हमारा मानव जनन तंत्र, जिसमें नर जनन अंग के बारे में आप यहाँ देख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चलिए इसमें जो जो कंटेंट है उनको हम देखते चलें। यानी ब्रिसन यानी टेस्टिज, जिसको हम कह रहे थे नीचे वाले पार्ट्स को, जहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर से, तो पुरुष का प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि इसमें नर युग्मक यानी मेल गेमेट का मतलब शुक्राणु बनता है। ठीक है। ब्रिसन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम। ब्रिसन कोष में उपस्थित होता है, जिसको हम स्क्रोटम कह रहे थे, जिसको थैली था उसको स्क्रोटम कह रहे थे, उसका एक्चुअल नाम हिंदी में क्या है, ब्रिसन कोष, अंग्रेजी में स्क्रोटम। इसका जो डायमेंशन होता है 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर ये आपका मोटा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा। इस तरीके से 5 × 2.5 × 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमेंशन होता है, किसका, ब्रिसन का। चलिए अभी हम ब्रिसन ही पढ़ रहे हैं, ध्यान में इस बात को आप रखिएगा और अंत तक हमारे साथ आप जुड़े रहें। टू द पॉइंट, बिना बकवास किए हर एक पॉइंट को सही ढंग से हम रखने का काम आप लोगों के सामने कर रहे हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगता है इससे और कुछ होगा नहीं, मन खुश हो जाता है, ऐसा करिए थोड़ा सा। अब देखिए ये है टेस्टिज, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रिसन। तो चलिए ब्रिसन के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें और ये देखिए कैसे, इसको ऐसे तो हौच पौच लग रहा होगा देखने में, हौच पौच है नहीं। देखिए ध्यान से, मेरी नज़र से देखिए। सबसे पहले टेस्टिज के जो अंदर होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही बंटे होते हैं। देखिए ये पहला टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए कि कई टुकड़ों में ये क्या है, ऐसे ये बटा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा। हम डायग्राम पहले बना करके रखते हैं कि ताकि वीडियो में बकवास जैसा ना लगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा ड्रॉ करने में, इस वजह से ये सब कंटेंट को हम पहले से लिख दिया करते हैं, ठीक है। मेरा खुद का नोट्स है। देखिए ये छोटे छोटे जो टुकड़ों में ये जो बटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी टेस्टिज के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े में जो बंटे होते हैं, तो लोब्यूल्स इसी वजह से कहा गया और इसका नाम हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अंग्रेजी में पूरे को टेस्टिज बोलते हैं। अब इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप हदियाइएगा नहीं, लिख दीजिएगा, नंबर फुल पाइएगा और समझिए और याद रखिए। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसको बोलते हैं। और एक लोब्यूल्स और दूसरे लोब्यूल्स के बीच में तो एक दीवार है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं बीच बीच में, तो ये सब दीवार है जो एक लोब्यूल्स को दूसरे लोब्यूल्स से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो दीवार को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेप्टा। यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल एक दूसरे से सेप्टा से क्या होता है, सेपरेटेड होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये जो होता है कवर होता है, आप इस पे देखिए, ये इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगा हुआ होता है। एक इसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर है, सबों के ऊपर क्या होगा, प्रोटेक्टिव लेयर है। साथ साथ ये प्रोटेक्टिव लेयर ये हो गया, दूसरे
ये जो ब्रिसन है दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर इसका ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और तीसरा प्रोटेक्टिव लेयर इसका ये हो गया। प्रोटेक्टिव जो इसको मतलब कि प्रोटेक्ट करके रखे, इसके बाहरी संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सब हो गया इसका कौन सा, प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो ब्रिसन है यानी टेस्टिज, इसमें 3 लेयर होता है। सबसे बाहरी वाले लेयर को हम बोलते हैं टूनिका वैजिनैलिस, ये सबसे बाहर है। इसके बाद होता है टूनिका अल्बुजिनिया, दूसरा लेयर, और टूनिका अल्बुजिनिया का ही पार्ट अंदर ही चल चल करके ये सेप्टम बनाता है। यही इसी का पार्ट है जो अंदर तक ही धंसा हुआ है, यही धंसा हुआ है अंदर तक है, टूनिका अल्बुजिनिया। और जो लास्ट जो है कवर, उसको बोलते हैं टूनिका वैस्कुलोसा, इसमें ब्लड वेसल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ब्रिसन 3 तरह के कवर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, टूनिका वैजिनैलिस, टूनिका अल्बुजिनिया और टूनिका वैस्कुलोसा। आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखिएगा, टूनिका वैजिनैलिस, कोई दिक्कत नहीं है, वैजिनैलिस, ठीक है। हम ही लोग कॉपी जांच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें फुल नंबर देते हैं, ठीक है। तो टूनिका वैजिनैलिस, घबराने वाली बात नहीं है, किसी के कहने पे नहीं, जो नाम है वही लिखिएगा, टूनिका वैजिनैलिस, टूनिका अल्बुजिनिया और टूनिका वैस्कुलोसा। काफ़ी सिस्टमेटिक वे में इसको हमने तैयार किया है। तो ये सब हो गया कवरिंग ऑफ टेस्टिज। कोई आपसे पूछे कि कवरिंग ऑफ टेस्टिज में कौन कौन आता है, तो टूनिका वैजिनैलिस, टूनिका अल्बुजिनिया, टूनिका वैस्कुलोसा। टूनिका अल्बुजिनिया ही आगे चल करके ये सेप्टम का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, वी ए वैस्कुलोसा, वैजिनैलिस, अल्बुजिनिया और वैस्कुलोसा, सबों में एक वर्ड लगा हुआ है कॉमन, टूनिका टूनिका टूनिका, ठीक है। अब इसके अंदर में हम आ जाएं, अंदर की बात करें तो देखिए जितना टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस तरीके का पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइन है ऐसे। इस किसी में आपको ये 3 पाइपलाइन ऐसे ही जो दिख रहा है, 3 पाइपलाइन है, यानी 2 से 3 अंदर पाइपलाइन होता है। इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहीं लिखे होंगे, हाँ नीचे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक होगा एक सेप्टा में, या 1 से लेकर 3 होगा, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि यही आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको बनता है क्या, स्पर्म या शुक्राणु। इसी में स्पर्म बनेगा या तो क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म या शुक्राणु बनता है। चुनाव का टाइम है, बाहर आवाज़ हो रहा है, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करिए, वो चला जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मीडिएट करने वाले नहीं है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। तो देखिए इसको बोलते हैं, यही बनेगा कौन सा, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु आगे चल करके एक जाल नुमा स्ट्रक्चर में, आप यहाँ देखिए, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर में जाकर के जमा होता है, क्योंकि स्टोर पहले से होता है और ये कंटिन्यू क्या होते रहता है, बनता रहता है। तो इन्हीं सबों में क्या होता है, ये जमा होते रहता है स्पर्म का मतलब शुक्राणु, और ये पूरा का पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर है, ये आगे चल करके जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लिया है। इसीलिए इसको कहते हैं हम रीटी टेस्टिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीटी का मतलब होता है जाल, और वैसा कोई जाल जैसा संरचना जो कि ब्रिसन के अंदर है, टेस्टिज के अंदर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, रीटी टेस्टिज बोलते हैं। और ये रीटी टेस्टिज आगे चल करके कई छोटे छोटे पाइपलाइन में ऐसे ऐसे मिलता है आगे चल करके, तो यहाँ से बाहर निकला, तो इसका नाम है भास इफ्रेंसिया। इसका नाम क्या है, भासा इफ्रेंसिया। आप ऊपर देख लीजिए, इसका नाम है भासा इफ्रेंसिया, देखिए भासा इफ्रेंसिया, ठीक है। तो भासा इफ्रेंसिया आगे चल करके ये पूरा का पूरा जो ये लंबा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एपिडिडमिस। इसको पूरे को बोलते हैं डिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में जाकर के ये जमा होता है, यानी स्टोर करने का रीटी टेस्टिज का भी है, कुछ देर स्टोर होगा, क्योंकि तुरंत बनेगा तो मैच्योर नहीं होगा, कुछ मैच्योर करने में कुछ वक्त लेगा, तो फिर चला जाएगा कहाँ, एपिडिडाइमिस पे। और एपिडिडाइमिस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं।
जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस, जो बीच वाला जो पड़ जाएगा ये पार्ट ये कहलाएगा कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और जो नीचे वाला पार्ट है ये कहलाएगा आपको कौडा एपिडिडाइमिस। यानी एपिडिडाइमिस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन? कैपुट, कॉर्पस और कौडा। एपिडिडाइमिस सबों में लगा हुआ है, तो कैपुट, कॉर्पस, कौडा ऐसे याद रखिएगा। और यही जो आगे चल करके ये जो पाइपलाइन है फिर जाएगा, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। तो ये पूरा का पूरा संरचना हो गया किस चीज का? ब्रिसन का। अब ब्रिसन के बारे में हम एक लाइन बाय लाइन, जैसा कि हमने वादा किया है, लाइन बाय लाइन आपको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम पढ़ा लेते हैं। और जब भी हमारे वीडियो को देखिए तो कॉपी, नोटबुक ये सब लेकर के बैठिए, फायदा होगा। आप इसको नोट भी करिए। तो देखिए इन कंटेंट को देखिए। प्रत्येक ब्रिसन संयोजी उत्तक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना एक आवरण से ढका रहता है। इस आवरण को टुनका अल्बुजिनिया, देखिए लिखा ना, यहाँ अंग्रेजी में भी टुनका अल्बुजिनिया और हिंदी में भी ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहा। तो टुनका अल्बुजिनिया, देखिए टुनका अल्बुजिनिया, वेस्कुलोसा, टुनका वेजिनलिस, 3 लेयर होता है। ब्रिसन कई खंडों में बटा होता है जिसको हम सेप्टा कह रहे थे और दिखाए ही थे। प्रत्येक खंड में 2-3 कुंडलित नालिकाएं, ये नहीं लग रहा है कि कुंडलित है, एकदम ऐसे ऐसे स्पाइरल है। नालिकाएं, कुंडलित नालिकाएं पाई जाती है। इन नालिकाओं को शुक्रजनन नालिकाएं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जो इसके अंदर जो यहाँ बताए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है और यही शुक्राणुओं का क्या होगा? निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम अब बात करें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। देखिए डायग्राम यदि याद होगा तभी आप इसके कंटेंट को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। यानी आपको डायग्राम दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो ये सब लगेगा काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए नलिकाएं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था, भ्रूणीय अधिच्छद यानी जर्मिनल और सेमनीफेरस एपिथेलियम से आच्छादित रहते हैं, यानी बने हुए होते हैं। किस चीज से? अधिच्छद। हिंदी कितना टफ लग रहा है, और जर्मिनल और सेमनीफेरस एपिथेलियम कहिएगा, कितना अच्छा लगा। से आच्छादित होती है। आपको इच्छा करे तो ये भी लिखिए, चाहे आप जर्मिनल लिख दीजिए या सेमनीफेरस एपिथेलियम लिख दीजिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हिंदी में अंग्रेजी में जो लिखना है लिखिए। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन? एक होता है शुक्राणु कोशिका जन, जो शुक्राणु बनाएगा, और एक होता है सहायक कोशिका या सर्टोली कोशिका, जो कि सपोर्ट करेगा। शुक्राणु बन गया तो उसको खाना पीना चाहिए ना, उसको नर्सिंग चाहिए, तो नर्स यानी उसको पोषण देने का काम करेगा। कौन? सहायक कोशिका या सर्टोली कोशिका। यह शुक्राणु कोशिका जन को आकार एवं पोषण प्रदान करती है। हम देखेंगे अभी डायग्राम में। देखिए शुक्र जनन नालिकाओं के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे अंतरालिक कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, या लाइडिंग की कोशिकाएं लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जब तक कि आप फोटोग्राफ नहीं देखिएगा। तो चलिए पहले हम फोटोग्राफ देख लें, फिर इसके कंटेंट को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है डिटेल में, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो आपने देखा था क्या, जो सेक्शन में देखा था। ये ट्यूब्यूल्स है। देखिए एक ये ऐसे बना दीजिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम आगे बढ़ा दें। इसको देखिए ये दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ऐसे ये ट्यूब लाइक बना दीजिए, इसको मिला करके ये ऐसे ये ट्यूब लाइक हो गया, ये ट्यूब हो गया। तो 2 से 3 ट्यूब आपको एक सेप्टम में मिलता था। जो ये सेप्टम था इसके अंदर 2 से 3 ऐसे ऐसे नहीं मिलता था, ऐसे ऐसे ये, फिर रीटी टेस्टिज में जाकर के जालनुमा स्ट्रक्चर में ही खुलता था। ठीक है। तो देखिए ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ लिख दिए हैं कि ये पोर्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, एक टुकड़ा है। तो ये टुकड़ा ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये सारे क्या हैं? टुकड़े हैं। समझ गए? ये सारे क्या हैं? टुकड़े ही हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में देखिए ये जो है आपका, ये है सर्टोली सेल्स या नरिश, ये नरिश करता है स्पर्म को, या नर्स कोशिका जिसको बोलते हैं, सहायक जो अभी जो हेल्प करेगा इसको। और मेन है ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। इसी को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और ये हमारे बॉडी का कोशिका है, इसलिए ये डिप्लॉयड होगा। इसमें माइटोसिस जब होगा, तो माइटोसिस में आपको पता है कि एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसमें क्या होगा, ये डिप्लॉयड है तो ये भी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा।
यानी क्रोमोसोम्स जोड़े के रूप में मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया। तो जर्मिनल एपिथेलियम माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करता है। तो ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आगे चल करके बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर इसमें मियोसिस हो जाएगा। तो एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। हमने यहाँ एक ही बनाया है, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और साथ साथ में इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाएगी, आधी। देखिए यहाँ डिप्लॉयड है तो यहाँ क्या हो गया, हैप्लॉयड। और आगे चल करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स बनाता है, और ये मैच्योर करके क्या बनाएगा, स्पर्म बना देगा। यानी स्पर्म का मतलब शुक्राणु। इसी तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब ये शुक्राणु जब बन गया तो इसको भोजन पानी देने का काम कौन करेगा, सर्टोली सेल्स। दूसरा नाम है इसका नर्स सेल, दूसरा नाम है नर्स सेल इसको, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि बीच में एक साइट है। बीच में कोई साइट आ जाए तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ जो सेल्स हैं इसको बोलते हैं लिडिक सेल्स, और ये एक स्पेशल तरीके का नर हार्मोन बनाने का काम करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही पुरुषों में अपना लक्षण होता है, उसके दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाएगा, पुरुषों की तरह वो एटीट्यूड दिखाएगा। तो ये सब होता है किसके वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन के वजह से होता है। और टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट कौन करता है, लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स होता कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल सेल भी हम बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन आपको समझ में आ गया। इन्हीं सब बातों को वहाँ कंटेंट में लिखा हुआ है। अब आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा कि एक टेस्टिज के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब कंटेंट के बारे में जो हम लोग देख रहे थे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए जर्मिनल और सेमिनिफेरस एपिथेलियम आच्छादित रहते हैं। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अब आपको पता चल जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया यानी शुक्राणु जनन, यही आगे चल करके क्या बना रहा था, यही बना रहा था शुक्राणु, जो लंबा प्रोसेस में हमने यहाँ बात किया है। शुक्राणु यानी स्पर्म, और इसको भोजन देने वाला सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिका देखिए अंग्रेजी में चाहे हिंदी में, या सहायक कोशिका, यह सपोर्टिंग सेल्स है, नर्व सेल्स है। ये जो शुक्राणु बनेगा, इस शुक्राणु को जनन कोशिका को आकार और पोषण प्रदान करती है। शुक्र जनन नालिकाओं के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसे अंतराली या इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, इसका दूसरा नाम क्या था, लीडिंग सेल्स, यहाँ लिखा है लाइडिंग की कोशिकाएं, यानी देखिए लीडिंग सेल्स कहते हैं। और ये क्या बनाता है, एक पुरुष हार्मोन बनाएगा, और पुरुष हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। तो देखिए यहाँ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन उसका एग्जाम्पल है। तो अंतराली कोशिकाएं द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन स्रावित होता है। यह हार्मोन शुक्राणु जनन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, साथ साथ में पुरुषों को अपना एक गुण भी देता है। रेटी टेस्टिस से कम कितना, रेटी टेस्टिस जो जालनुमा स्ट्रक्चर बना था, आपको याद नहीं होगा तो फिर से आप देखिएगा रिपीट करके। रेटी टेस्टिस में कम से कम 10 से 20 नालिकाएं निकलती है, जिसे शुक्र अपवाहिकाएं या शुक्र नलिकाएं, भास इफरेंस, बाहर निकलने वाला कहते हैं, जो कि इपिडिडाइमिस में खुल रहा था। जब तक के डायग्राम याद नहीं, बायोलॉजी समझ में नहीं आता, डायग्राम पे नजर रखिए। ट्यूब्यूली रेटी टेस्टिस एवं शुक्र अपवाहिकाएं को सम्मिलित रूप से अंतःवृषण जनन नली तंत्र यानी इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम के इसको हम कहते हैं। डायग्राम पे नज़र बनाइए तब ये सब समझ में आएगा। सब पढ़ा चुके हैं लेकिन दिमाग में नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। इस पे हम लोगों ने अभी चर्चा जस्ट किया है। देखिए ये कोशिका, एक कोशिका और जो बीच में ये लीडिंग सेल था, ये टेस्टोस्टेरोन को बना रहा था, मेल, ठीक है। शुक्र अपवाहिकाओं जुड़कर एक अत्यधिक कुंडलिक नली का निर्माण करती है जिसे अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। अधिवृषण से एक नलिका निकलती है जिसे भास डिफरेंस कहते हैं। यही ऊपर से जाके सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए कहाँ, पेनिस से होते हुए गुजरेगा, शिश्न से होते हुए, या शुक्र वाहिनी कहते हैं। यह 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। इस देखिए ये हमारा नन जनन तंत्र था,
हमने इसके बारे में पढ़ा, ये टेस्टिज के बारे में, ये अधिवृषण एपिडिडाइमिस, यही भास डिफरेंस जो 25 सेंटीमीटर लंबी है। और ये देखिए आकर के सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आगे होते होते ही देखिए बाहर निकलेगा। ठीक है, इसकी पूरी संरचना को आप देख चुके हैं। अब देखिए ये जो शिश्न है, इसको हम जब काटेंगे तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए इसको ये कटा हुआ एक पार्ट है, ये काफ़ी ब्लड वेसल से भरा पड़ा होता है, ब्लड का फ्लो इसमें काफ़ी होना चाहिए। तो देखिए जो स्किन के अंदर एक जो होता है ये वेन है और स्किन के जस्ट अंदर है, तो स्किन के जस्ट नीचे हो तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब स्किन, और उसके नीचे डॉर्सल वेन पीछे वाला, फिर इसके अंदर डीप डॉर्सल वेन होगा, सब ब्लड वेसल्स है। फिर इसके स्किन में ही दोनों लेटरल साइड में आजू बाजू में सबक्यूटेनियस लेटरल आर्टरी इसको बोलेंगे, ये अंदर है डीप आर्टरी है, खाली देखिए ब्लड ही वेसल्स है। और ये मेन पार्ट हो गया जो कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का बना हुआ है, मसल्स का, और बाहर वाला ये हो जाएगा कॉर्पस कैवर्नोसम का। और ये जो है जिससे कि यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी, तो इसको बोलते हैं प्यूराइन एरेथ्रा। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट पॉइंट भी यानी शिश्न जिसको हम कह रहे थे वो। अब देखिए बहुत सारा जो पाइपलाइन आया है, पाइपलाइन के बारे में डिटेल में हम यहाँ चर्चा भी हम कर रहे हैं। तो चलिए पाइपलाइन के बारे में हम लोग पढ़े, कौन कौन सा पाइपलाइन था। ऐसे डायग्राम में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और देख लीजिए, डिटेल में आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे पाइपलाइन आया है। चलिए समझते हैं बारी बारी से। आप यहाँ देखिए, ये था टेस्टिज, ये एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, ये भास डिफरेंस का ये पाइपलाइन, ये आगे आया ऐसे, और यहाँ ये है सेमिनल वेसिकल्स, ये है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये हो गया, ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए यहाँ से ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ तो यूरिन जमा होता है, यूरिन, इसके गर्दन पे ना एक दरवाजा बंद होता है, क्योंकि यूरिन बनता रहेगा कंटिन्यूअसली, इसमें यूरिन बनता रहता है। ये देखिए ये जुड़ा रहता है किडनी से, जिसको बोलते हैं यूरेटर, ये बार बार इसमें यूरिन जमा करता रहेगा। तो यूरिन तो कंटिन्यूअसली बन रहा है, तो बार बार टपक टपक करके बाहर आता रहेगा, कपड़ा गंदा कर देगा। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ एक दरवाजा बंद होता है, ठीक है, यहाँ इसके गर्दन पे, इसको दरवाजे को बोलते हैं स्फिंक्टर, और ये अंदर की ओर है तो इसलिए इसको बोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर। और एट द नेक ऑफ ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके गर्दन पे है, ये बना होता है किस चीज़ का, स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स किसको कहते हैं कि वैसा हमारे बॉडी का मसल्स यानी मांस, जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार क्या मूव नहीं करा सकते, वो होता है स्मूथ मसल्स। जैसे हम अपने मन से चाहें कि किडनी को मूवमेंट करवा लेंगे क्या, नहीं, लेकिन हाथ को हम कर सकते हैं, ये स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है, तो मूव करवा लेते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल से बना होगा वो मूव नहीं करता है, उसका मूवमेंट हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करा सकते। तो इंटरनल स्फिंक्टर बना होता है स्मूथ मसल से। और देखिए जब यहाँ यूरिन का प्रेशर काफ़ी बढ़ेगा तो इंटरनल स्फिंक्टर फीलिंग देगा कहाँ, हल्का सा ओपन होकर के ब्रेन को। तो इसके आगे, इसके देखिए इसके फ्रंट पे ये जो ब्लैडर, ये जो ब्लैडर है इस तरीके का, तो यहाँ तो एक गेट दरवाजा है ही, बीच में ये हो गया कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसके माउथ पर भी एक स्फिंक्टर है यहाँ, जिसको हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेनस, सॉरी प्रोस्टेट, नहीं, ये जो स्फिंक्टर यहाँ नाम लिखे हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, बाहर। यह स्फिंक्टर जो होता है ना दोनों तरफ से खुल सकता है, यानी इधर भी इधर भी। जैसे पुराने फिल्म में आप देखे होंगे कि जब पुलिस स्टेशन का सीन जब होता होगा तो हीरो दौड़ते हुए जाता होगा, तो जहाँ जो थानेदार बैठा रहता था तो उसके दरवाजे को दम धक्का मारते, तो उसका दरवाज़ा ऐसे 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 खुलता होगा, बंद होता होगा, इस सीन में दिखाता है जनरली। तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से, इधर से धक्का मार दिया तो इधर खुल गया, इधर से धक्का मारा तो इधर खुल गया। तो स्फिंक्टर यही होता है, दोनों तरफ से खुलता है। तभी तो हम कैथेटर लगा देते हैं, नहीं तो एक ही डायरेक्शन से यदि खुलता तो कैथेटर हम नहीं लगा पाते। और भाल्व जो होता है एक ही तरीके से खुलता है, जैसे हमारे घर का दरवाजा, एक तरफ से मारेंगे धक्का तो बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ से खुल जाता है, तो वो भाल्व की तरह होता है।
और पुलिस स्टेशन वाला सॉरी स्फिंक्टर की तरह होता है। तो ये तभी तो इधर से आप पाइप डाल दिए तो इधर से खुल गया, उधर से गए तो उधर से खुल गया। तो ये स्मूथ मसल्स का, ये जो बाहर वाला स्फिंक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बना होता है किस चीज का? स्ट्रिएटेड मसल्स का, यानी स्केलेटल मसल्स का, जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तब हमको फीलिंग होता है यूरिनेशन का, यानी मूत्र विसर्जन का। तब यहाँ से हम जब फिर यूरिनेशन के लिए जब जाते हैं तो अपने इच्छा के अनुसार इस मसल्स को हम क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। तो यहाँ से यूरिन आना शुरू हो जाता है और ये पेनाइल यूरेथ्रा से होते हुए क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है पेनाइल यूरेथ्रा से। तो ये दो स्फिंक्टर का होना बहुत जरूरी है। ओल्ड एज में एक्सटर्नल स्फिंक्टर काम नहीं करेगा तो यूरिनेशन खुद ब खुद होगा। फिर देखिए यहाँ जो यूरेथ्रा जो कि गुजरा है किससे? ये जो पाइपलाइन, इतना ही दूर का पाइपलाइन, बस छोटा सा जो पाइपलाइन है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के गुजरा है। इधर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और इससे केवल यूरिन पास होगा। फिर एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है जो आगे चल के यहाँ वाला जो पार्ट बनाया, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाला पार्ट है। ये सबसे छोटा यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा किसको कह रहे हैं? जिससे यूरिन पास हो। और पीछे ये हो गया सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, डिटेल में बढ़ेंगे। और इस जगह पे ये जो डक्ट है, ये इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसी के ओपन और क्लोज होने से हम लोग सीमेन को क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं, यानी बीज को बॉडी से हम क्या करते हैं? स्खलित करते हैं। तो फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द डक्ट, यूनियन माने मिलने से, किसके डक्ट मिलने से? सेमिनल वेसिकल्स और भास डिफरेंस के डक्ट को मिलने, जहाँ मिलता है उसी को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और इससे दोनों चीज, ये इट कैरी स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ से तो इधर से तो केवल स्पर्म ही आ रहा है, यूरिन तो यहाँ ना मिल रहा है। इस जगह पे केवल स्पर्म आता है और ये कुछ सिक्रीट किया तो इसका सिक्रेशन जा करके इसमें मिल जाता है। तो 3 ग्लैंड आपने देखा है, कौन कौन? सेमिनल वेसिकल्स, तो थोड़ा सा उसका भी हम आइडिया ले लें। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपको आता है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं जानिएगा तो नहीं बनाइएगा, फिर आप इंतजार करिएगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, उससे आ जाए और बना लें, ऐसा नहीं कुछ होगा। तो देखिए फर्स्ट है कौन सा? सेमिनल वेसिकल्स। सेकंड है कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड। और सॉरी थर्ड हो गया कौन सा? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स की संख्या 1 जोड़ी होती है। अंग्रेजी में लिखा हुआ, हिंदी में बोल रहे हैं। ये किस किस चीज को सिक्रीट करता है? ये बनाता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सेमिनल वेसिकल्स बनाएगा तो यह स्पर्म में मिलाएगा। फ्रुक्टोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मेन मकसद होता है एनर्जी देना। तो यानी ये जो फ्रुक्टोज है ये स्पर्म को यानी शुक्राणु को एनर्जी देगा, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है। और ये प्रोस्टाग्लैंड, दूसरा केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि एक हार्मोन है। ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब बीज चला जाएगा फीमेल के योनि में तो वहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? गर्भ में। तो गर्भ के मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में क्या करेगा? फूलने और पचकने में मदद करेगा। उससे क्या होगा कि स्पर्म अंदर फैलोपियन ट्यूब को खोजता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन होता है। क्लॉटिंग प्रोटीन हमारे ब्लड में भी होता है जो कि खून को जमाने में मदद करता है। ये क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करेगा कि स्पर्म जब शरीर से बाहर आएगा तो उसको जमाने में मदद करेगा। तो डिफरेंट फ्रॉम ये ब्लड में जो होता है उससे ये अलग होता है। ये सीमन के इजेकुलेशन के बाद यानी स्खलन के बाद उसको ये जमाने का काम करता है। तो आपने देखा सेमिनल वेसिकल्स क्या क्या बनाया? फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि हार्मोन है, और क्लोटिंग प्रोटीन। ये पूरे बीज का 60% वॉल्यूम जो है यही बढ़ाता है, 60% भाग यही होता है। और इसका जो pH होता है 7.4 यानी अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन का मतलब बेसिक हो जाएगा यानी क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय होने से फायदा क्या है कि जब सीमेन फीमेल के जेनेटेलिया यानी योनि में गया तो योनि का जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक। अब उस एसिडिक को यही बेस आकर के, यही अल्कलाइन आकर के न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल बना देने से स्पर्म वहाँ जिंदा रहेगा और चला जाएगा अंदर गर्भाशय की तरफ।
समझ में आया? यानी अल्कलाइन होना जरूरी है, क्योंकि वेजाइना यानी योनि का जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक, और ये हो गया बेसिक, तो एसिड बेस मिलकर के न्यूट्रल हो जाएगा, ये फायदा मिलता है। क्लियर? अब जो फ्रुक्टोज है, देखिए फीमेल में कभी भी, मतलब मादा में फ्रुक्टोज उसके जो जनन तंत्र है उसमें कहीं नहीं होता है। लेकिन अब किसी भी मादा को सोसाइटी में यदि रेप हो जाए तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर लोग क्या करता है कि उसके योनि से टिश्यू पेपर के जरिए फ्रुक्टोज को क्या करता है, निकालता है। यदि फ्रुक्टोज पता चल गया कि फ्रुक्टोज है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि उस महिला के साथ रेप हुआ है। तो फ्रुक्टोज का हम चेक कैसे करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन डाल के। जैसे ही आयोडीन डालेगा कलर कैसा हो जाएगा? नीला, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के प्रेजेंस में उसका कलर कैसा हो जाता है? नीला। तो ये फॉरेंसिक यानी क्रिमिनल केस को भी सॉल्व करने में ये हमें फ्रुक्टोज क्या करता है? मदद करता है। यदि रेप हुआ है तो फ्रुक्टोज मिल जाएगा, नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा। इसीलिए लिख दिए हैं यूज्ड इन द फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। अब आ जाइए दूसरा ग्लैंड, दूसरे कलर से प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मिल्की जो कलर होता है बीर्ज का, वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण होता है। इसका भी पीएच होता है 6.5, और ये 25% वॉल्यूम बनाता है किस चीज का? बीर्ज का, सीमेन का। इसमें मिलेगा साइट्रिक एसिड, एसिड है तो इसलिए इसका पीएच घट गया है। साइट्रिक एसिड ये स्पर्म न्यूट्रिएंट होता है, स्पर्म को भोजन, पानी या और केवल एनर्जी नहीं चाहिए, और भी तो कुछ चाहिए, पोषण, दूसरे पोषण देने का काम करता है। कुछ एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है, जैसे एसिड फॉस्फेटेज, अमाइलेज और पेप्सिनोजेन। ये सब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन कौन एंजाइम बनाता है भाई, तो एसिड फॉस्फेटेज, अमाइलेज और पेप्सिनोजेन। और बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब लास्ट में आ जाइए, कौन सा? जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, ये चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करेगा, ये होता है म्यूकस। ये जब कोई भी मेल फीमेल के साथ कॉपुलेट करता है यानी सेक्स करता है, तो उस समय जो चिपचिपा पदार्थ जो बनाने का काम करता है वो कौन है? म्यूकस। तो ये कैरी करता है क्या? समस्पर्म। और ये लिखे हैं क्या? देखिए ये पीछे है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, और ये आगे चल करके तो ये मिल जाता है किससे? ये है पेनिस का पार्ट, रफ आइडिया से समझिए। ऊपर से आता है स्पर्म, इधर है सेमिनल वेसिकल्स इधर से। लेकिन होता क्या है कि इसमें पहले ही से स्पर्म कुछ न कुछ जमा रहता है। एक बार इजेकुलेट कोई मेल हुआ है तो यहाँ कुछ न कुछ क्या रह जाएगा? स्पर्म रह जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक तो चिपचिपा पदार्थ दिया, जैसे ही मेल फीमेल के साथ सेक्स करेगा तो यहाँ से क्या होगा? एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा जिसको बोलते हैं म्यूकस, और म्यूकस के साथ साथ ये जो है शुक्राणु वो भी चला जाएगा। और चला कहाँ गया? योनि में चला गया। योनि से कहाँ चला जाएगा? गर्भाशय में चला जाएगा। गर्भाशय में जा करके हो सकता है वो जो अंडाणु आने वाला है उसको क्या कर दे? निषेचित कर दे, तो वो जो मादा है उसको हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो जाए। तो पुरुष को पता चलता है जब लार्ज अमाउंट में जो स्पर्म आते हैं, इसके बारे में तो पता रहता है, इसके बारे में पता नहीं रहता। तो जो विड्रॉवल टेक्निक है, यानी जिस समय पुरुष इजेकुलेट हो रहा है, स्खलित हो रहा है, उस समय वो अपने शिश्न को मादा की योनि से बाहर निकाल लेता है। तो जब बाहर भी निकाल लेगा फिर भी वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। मेन रीजन क्या है कि यहाँ जो स्पर्म जो बचा हुआ है ये यदि चला गया और फर्टिलाइज कर दिया, जाकर के निषेचित कर दिया, तो वो महिला क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट। तो ऐसे में पता नहीं चलता। तो विड्रॉवल टेक्निक कभी कभी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, जो कि एक नेचुरल टेक्निक है, लेकिन फेल होने का चांस इसका रहता है 20%, बाकी 80% तक जल्दी फेल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। परसेंटेज में कोई बात नहीं किया जा सकता, लेकिन फेल हो सकता है। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं अतिरिक्त जनन ग्रंथियाँ। वहाँ थोड़ा हम अंग्रेजी में बक दिए, अब यहाँ जनन ग्रंथियों के बारे में आप अपने औकात तक देखिए, वहाँ बहुत डिटेल में हमने बात किया। अब हिंदी में ही कंप्लीट रूप देखिए। जनन ग्रंथियाँ का मतलब एक्सेसरी ग्लैंड्स।
शुक्राशय, जिसको हम सेमिनल वेसिकल्स को हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बात कर चुके हैं। यह एक लंबी मांसल थैली के आकार की संरचना है जो शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाले पदार्थों को स्रावित करता है। ये पदार्थ साइट्रेट, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल इत्यादि को ये क्या करता है, स्रावित करता है। वहाँ सही से लिखा हुआ है, उसको आप फॉलो करिएगा। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, देखिए ऐसे ही लिखा है, कॉपर्स को कॉपर से लिखा है। आप जैसे लिखिए वैसे पढ़िए, वैसे लिख दीजिए। संख्या इसकी एक जोड़ी होती है। हमारे फोटोग्राफ में आपको एक ही दिख रहा होगा, दूसरे साइड वाला नहीं दिखा है। यह मूत्र मार्ग में खुलती है। इसका स्राव क्षारीय द्रव्य एवं मूत्र के अम्ल से शुक्राणुओं की क्या करता है, रक्षा करता है, पढ़ा चुके हैं। पूरा अस्थि या प्रोस्टेट ग्लैंड, यह मूत्राशय के आधार तल पे यानी गर्दन पे स्थित होता है। गोलाकार स्पंजी ग्रंथि है। इससे पूरा अस्थि द्रव स्रावित होता है जो कि श्वेत होता है, पतला होता है, अम्लीय होता है एवं शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं, वहां से भी आप कंटेंट को उठा करके इन सबों में डाल दीजिएगा। यदि आपको कम पढ़ना है तो इसको देखिए, ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो वहाँ देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किस पे, शिश्न पे। शिश्न यानी पेनिस, पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए, यह त्वचा से ढका रहता है। त्वचा का जो भाग शिश्न के अगले भाग यानी यहाँ पे जो होता है उसको ग्लांस पेनिस, देखिए ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड को ढकता है, उसे शिश्नाग्रह छेद या शिश्न मुंड छेद कहते हैं। यानी ये इसके ऊपर तो एक स्किन होगा ना, ये स्किन, ये जो कवर होगा इसी को हम बोलते हैं। देखिए कितना भयानक नाम लिखा है, शिश्नाग्रह छेद या शिश्न मुंड छेद। हिंदी में, अंग्रेजी में देखिए कितना अच्छा लगता है, प्रीवियस कह दिए या ग्लांस पेनिस कह दिए, तो फोरस्किन कह दिए, फोरस्किन कह दिए। और जो होता है ना एक स्पेशल, जैसे मुस्लिम धर्मों में इस प्रीपियस को कट करके क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है, उन लोगों का अपना है। तो शिश्न के अंदर का भाग अत्यंत संवहनीय और स्पंजी होता है। स्पंजी यानी मांसल होता है और संवहनीय का मतलब कि इसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से होता है। इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी इसका कट करके बना चुके हैं पीछे। इसको मेल कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं और पेनाइल यूरेथ्रा, ये सब जो बीच में है यही है, ठीक है। इसके भीतर आपको पता है, पीछे हम बता चुके हैं थोड़ा सा। हाँ, देखिए इसके भीतर दो पृष्ठीय कार्पोरा कैवर्नोसा मसल्स है और एक अधरतलीय स्पंजी कॉर्पस स्पोंजियोसम होते हैं जिसमें ब्लड का फ्लो काफी होता है। शिश्न का प्रयोग मादा में, इसका प्रयोग क्या होता है, जो महिलाएं होती है, मादा होती है, उसमें अंडवाहिनी के आधार पर शुक्राणुओं को जमा करने के लिए किया जाता है, भेजने का काम करता है ताकि अंडों के शरीर के अंदर निषेचन हो सके। शुक्राणु शुक्रजनन नालिकाओं में विकसित होता है, बता चुके हैं टेस्टिस में। यह सूक्ष्म अगुणित कोशिकाएं हैं यानी हैप्लॉइड है, पेयर में नहीं होगा एवं इसे नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। बीर्ज क्या है, बीर्ज में हम बता चुके हैं ऑलरेडी, फॉर्मेलिटी के लिए केवल यहाँ हम देख रहे हैं। तो चलिए बीर्ज में क्या होता है, एक तो हो गया बीर्ज में क्या, एक तो हो गया स्पर्म और तीन जो ग्लैंड हो गया उसके स्रावन को यानी सिक्रेशन ऑफ किसका सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इन तीनों के जो स्रावन होता है, लिक्विड होता है, वो सबको मिला दीजिए। सबों को मिलाने के बाद ये कहलाएगा आपको बीर्ज यानी सीमेन। मैथुन के समय शिश्न से शीर्ष भाग से स्थित मूत्रजनन छिद्र से जो द्रव निकलता है वही क्या है, बीर्ज है, लेकिन एक्चुअली ये बीर्ज है। ठीक है, वहां से तो निकलता ही है। पूरा अस्थि द्रव, शुक्राणु द्रव एवं शुक्रिय द्रव मिलकर के क्या करता है, बीर्ज बनाता है। सबों का हिंदी था सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बीर्ज में उपस्थित शुक्राणु प्राय 10% है को छानकर अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे हम शुक्रिय जीव द्रव या सेमिनल प्लाज्मा हम कहते हैं। आप स्पर्म को निकालिए, बाकी जो बच जाएगा वो कहलाएगा सेमिनल प्लाज्मा। अब देखिए नर जनन अंग के कार्य, क्या काम है, काम आसान काम है। देखिए क्या क्या काम है, ब्रीसन का काम,
टेस्टिज का, शुक्राणुओं का निर्माण करना, नर हार्मोन की उत्पत्ति करना टेस्टोस्टेरोन का, अर्धवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन भी होता है, मैच्योर होता है, बता चुके हैं। शुक्रवाहिका या शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शुक्राशय इसके एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि बीर्ज को विशेष गंध, बीर्ज में जो विशेष गंध होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण होता है। शिश्न या शुक्र को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि के भीतर पहुंचाता है। यहाँ आपका नर जन्म जो तंत्र था यहाँ हमने इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9155 टाइम्स 5440। औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मुकेश कुमार सिंह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ फिर अगले वीडियो में मैं बात करूँगा मादा जनन तंत्र के बारे में। आप ध्यान से उसको पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए